नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, सवाई जयसिंह सन 1700 में शासक बनते हैं और सन 1743 तक शासन करते हैं, यानी कि आमेर पर इनका बहुत लंबे समय तक शासन रहता है। तो प्यारे छात्रों, आप देख रहे होंगे कि इनके नाम के आगे सवाई लगा हुआ है। तो बचपन से ही यह मुग़ल दरबार में रहते हैं और मुग़ल दरबार में रहते हुए इनकी नज़र औरंगज़ेब पर इनकी नज़र पड़ती है और वह देखता है कि ये जो लड़का है जयसिंह नाम का, यह बहुत ही होशियार है, बहुत ही समझदार है और बोलने में बड़ा होशियार है। हर बात का इसके पास बहुत ही तर्कपूर्ण जवाब होता है। तो उनकी इस योग्यता से प्रभावित होकर औरंगज़ेब ने इन्हें सवाई यानी पिछले जो मिर्जा राजा जयसिंह थे उनसे उनकी तुलना की और अन्य राजाओं से भी तुलना करने पर इन्होंने औरंगज़ेब ने पाया कि ये जयसिंह है इन सभी राजाओं से सवा है, यानी बढ़कर है। तो इनको औरंगज़ेब ने सवाई की उपाधि दी और इसके पश्चात सवाई जयसिंह के पश्चात आमेर या जयपुर के जितने भी शासक हुए, इन्होंने अपने नाम के आगे सवाई लगाए, यानी कि सवाई उपाधि लगाना एक तरह से इनकी परंपरा पड़ गई। तो पहले जो सवाई शासक थे उनका नाम था सवाई जयसिंह। प्यारे छात्रों, सन 1700 में सवाई जयसिंह आमेर के शासक बनते हैं और इसके पश्चात जो दिल्ली का बादशाह होता है औरंगज़ेब, तो उसकी 1707 में मृत्यु हो जाती है। तो 7 साल तक तो ये शासन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि औरंगज़ेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता है और फिर इसके बाद ये जो सवाई जयसिंह है तो इनके बहुत सारे पुत्र होते हैं, किसी एक पुत्र का साथ तो देना ही होता है। तो उत्तराधिकारी युद्ध में सवाई जयसिंह है वह आजम का पक्ष लेते हैं, मगर जजाऊ का युद्ध होता है उसमें जो आजम की बजाय मुअज़्ज़म विजय रहता है और फिर दिल्ली का बादशाह मुअज़्ज़म बन जाता है, जो कि बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। अब चूँकि हमारे जो सवाई जयसिंह होते हैं वह मुअज़्ज़म या बहादुर शाह के विरोधी होते हैं, तो बहादुर शाह इनसे बदला लेता है और फिर आमेर पहुंचकर जो विजय सिंह होता है उसको शासक घोषित कर देता है और ये बहादुर शाह होता है वह आमेर पर अधिकार कर लेता है और आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कुछ समय के लिए रख लेता है। परंतु सवाई जयसिंह अपने राज्य को पाने के लिए ललायित रहते हैं और अंत में वह मेवाड़ राज्य की सहायता से अजमेर जो जयपुर का शासन है या आमेर का जो शासन है वह पुनः प्राप्त करते हैं। और जो दिल्ली के बादशाह होते हैं वह भी देख लेते हैं कि चलो एक योग्य व्यक्ति शासक बन रहा है तो उसको बनने देते हैं, वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते नहीं है। और फिर इसके बाद फर्रुख सियार दिल्ली का बादशाह बनता है और फर्रुख सियार के शासनकाल में सवाई जयसिंह के मुगल दरबार से अच्छे संबंध हो जाते हैं और फर्रुख सियार 1713 में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त करते हैं। तो सवाई जयसिंह होते हैं वह मुगल दरबार से नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करते थे और एक बार पुनः राजपूताना का नंबर 1 राज्य ये बन जाता है। तो कालांतर में क्या होता है कि यहाँ पर सवाई जयसिंह के समय ही उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता है बूंदी में। तो यहाँ पर ये लोग अपनी सहायता के लिए मराठों को आमंत्रित करते हैं। तो मराठों को आमंत्रित करते हैं तो क्या होता है कि उनके साथ में पिंडारी भी आ जाते हैं। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि राजस्थान में मराठा और पिंडारियों का आतंक स्थापित हो जाता है। वह अलग अलग जो छोटे मोटे जो राजपूत शासक हैं इनको परेशान करते हैं। कभी जयपुर को परेशान किया, कभी जोधपुर को परेशान किया, कभी मेवाड़ को परेशान किया, कभी बूंदी को परेशान किया, कभी कोटा को परेशान किया। तो पूरे एक तरह से पूरे राजस्थान में लूट खसोट मचा देते हैं। तो इन सब से बचने के लिए 1734 में सवाई जयसिंह की पहल पर हूड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 17 जुलाई 1734 में आयोजित हूड़ा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भविष्य में अगर पिंडारियों का या मराठों का आक्रमण राजपूताना में होता है तो राजपूताना के समस्त शासक संगठित होकर मराठों का या पिंडारियों का मुकाबला करेंगे। परंतु जो राजपूताना के जो शासक होते हैं उनमें आपसी खींचतान इतना बढ़ जाता है ना, एक दूसरे से मतभेद इतना बढ़ जाता है कि हम मिलकर रहते नहीं हैं और फिर कालांतर में जाके ये हूड़ा सम्मेलन है वह असफल हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सवाई जयसिंह होते हैं वह 1700 से 1743 तक शासन करते हैं और मुगल शासनकाल में जो अंतिम जो शक्तिशाली या प्रभावशाली जो शासक होता है उसका नाम होता है औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब के पश्चात जो राजा बनते हैं वो अधिकतर अयोग्य रहते हैं। तो एक के पश्चात एक के बाद एक के बाद एक राजा बदलते रहते हैं, वहाँ पे बादशाह बदलते रहते हैं। कभी तो बहादुर शाह का नंबर आ जाता है, कभी फर्रुख शाह का नंबर आ जाता है, कभी जहादर शाह का नंबर आ जाता है। इस तरह से अलग अलग तेज़ी से वहाँ पे शासक बदलते हैं। तो 43 सालों के शासनकाल में सवाई जयसिंह लगभग 7 मुगल शासकों की सेवा करते हैं।
तो इस तरह से जो अमेरिकी शासक हैं उनमें सर्वाधिक एक राजा ने सर्वाधिक बादशाहों की सेवा की है, तो उनका नाम है सवाई जय सिंह, जिन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 7 मुगल शासकों की सेवा की थी। प्यारे छात्रों, ये जो हमारे शासक होते हैं सवाई जय सिंह, इनको ज्योतिष विद्या है, ग्रह नक्षत्र, इनमें बड़ी रुचि होती है। और जो ग्रह नक्षत्र की सही गणना के लिए वह एक सारणी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं वह जीज मोहम्मद शाही। तो जीज मोहम्मद शाही का निर्माण वह 1725 में करवाते हैं। इसके अलावा सवाई जयसिंह होते हैं, वह जयसिंह कारिका नामक एक ज्योतिष पर एक ग्रंथ भी लिखते हैं। इसके अलावा ज्योतिष की सही गणना के लिए इन्होंने सवाई जयसिंह ने जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, बनारस में 5 सौर वेधशालाएँ भी बनवाई थी। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने जीवन काल में लगभग 5 वेधशालाएँ बनवाते हैं। इन 5 वेधशालाओं में जो जयपुर की वेधशाला है, जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, तो इन 5 में से यह वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है। तथा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो जयपुर की वेधशाला है जंतर मंतर, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, जो सवाई जयसिंह होते हैं वह उस ज़माने के बड़े आधुनिक शासक होते हैं। और फिर वह अपनी जो राजधानी होती है आमेर, तो वहाँ पर आप वो देखते हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, गलियाँ बहुत छोटी है। तो उस ज़माने में वह एक आधुनिक शहर के निर्माण का सपना देखते हैं। और उस सपने को एक बंगाली वास्तुशास्त्री होता है जिसका नाम होता है विद्याधर, तो उसकी सहायता से सन 1727 में, है ना, जैसे यूरोप में और अन्य देशों में जो आधुनिक शहर बने हुए उसकी तर्ज पर आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण करते हैं। और इस नगर की विशेषता ये होती है कि इसकी सड़कें बहुत ही चौड़ी होती है, और आज भी चौड़ी सड़क के नाम से जयपुर में ये प्रसिद्ध है। तो इस तरह से सवाई जयसिंह ने अपने नाम से ही 1727 में जयपुर शहर की नींव रखी, जो उस ज़माने का एकदम आधुनिक और प्लानिंग से बनाया हुआ शहर था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जयपुर शहर है वो भारत का पहला आधुनिक और प्लानिंग से बनाया हुआ शहर था। इसके अलावा जो सवाई जयसिंह होते हैं उन्हें हिंदू धर्म पर बड़ा गर्व होता है, और हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत काम किए होते हैं। और सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, सनातन धर्म में या भारतीय जो परंपरा है, राजा महाराजों की जो परंपरा है, उसमें अश्वमेध यज्ञ करना एक चक्रवर्ती सम्राट या बड़े शासक की निशानी होती है। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो अंतिम हिंदू शासक था वो कौन था? सवाई जयसिंह। इसके अलावा इन्होंने जयगढ़ के किले में एक बहुत बड़ी तोप का निर्माण भी करवाया था, और इस तोप का नाम रखा जयमाण तोप। सवाई जयसिंह को स्थापत्य कला का भी बड़ा शौक था, तो सवाई जयसिंह ने अपने जीवन काल में, अपने शासनकाल में चंद्रमहल का निर्माण करवाया, अपनी सिसोदिया रानी सिसोदिया का महल का निर्माण करवाया, तथा जो वर्तमान में जल महल बड़ा प्रसिद्ध है जयपुर का, उसका निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था। और प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा कि सवाई जयसिंह एक आधुनिक विचार वाले शासक थे, और उन्होंने अपने शासनकाल में जो बड़े कुलीन लोगों में व्याप्त सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया था, और सती प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास भी किए थे। इसके साथ ही उन्होंने समाज में जो विधवा विवाह है उसको मान्यता देने के भी कई प्रयास किए। तो इस तरह से एक आधुनिक विचारों वाले ये शासक थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आमेर के प्रमुख कछवा शासक। आगे हम पढ़ते हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश तथा इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो जैसलमेर के भाटी वंश की स्थापना राजा जैसल नाम का एक व्यक्ति होता है, वह जैसलमेर की नींव रखता है और जैसलमेर में भाटी राजवंश की स्थापना करता है। तो अगर हम राजपूताना के शासकों को देखें तो अधिकतर जो शासक हैं वह आपको चंद्रवंशी मिलेंगे, और अधिकांश जो शासक हैं वह शैव भक्त हैं। परंतु ये जैसलमेर के जो भाटी शासक थे वह चंद्रवंशी हैं, और इनका जो कालांतर में संबंध होता है वह यादवों से होता है। तो ये अपने आप को कृष्ण से का वंशज मानते हैं, और मूलतः ये कृष्ण भक्त थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो जैसलमेर का जो राज्य है, तो आज़ादी से पूर्व जो कि पाकिस्तान भी भारत था, तो इस राज्य की अधिकांश जो गतिविधियाँ हैं जो वर्तमान जो पाकिस्तान है ना, तो वहाँ पर होती है। जैसे कि जो वर्तमान जो राजस्थान है ना, इस तरफ इसकी गतिविधियाँ कम होती है। इसलिए इनके जो खास काम है वह
राजस्थान में गिने या भारत में गिने नहीं जाते, है ना। इनकी जो गतिविधियाँ थी आज का जो पाकिस्तान है उधर की तरफ ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर कुछ हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो विश्व विजय के लिए निकला था, तो राजस्थान के अलग अलग किलों पर वह अधिकार करता है। तो इसी तरह से वह जैसलमेर के किले पर भी आक्रमण करता है और इस किले को जीत लेता है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर आक्रमण होता है उस समय यहाँ पर मूलराज का शासन होता है और मूलराज चूँकि हार जाता है और वह केसरिया करता है और उसकी जो रानियाँ होती है वह जौहर करती है। तो इस तरह से राजस्थान में जैसलमेर का यह पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय होता है। और इसके साथ ही यहाँ पे दूसरा साका होता है, वह रावल दूदा होता है, उनके शासनकाल में होता है। तो यहाँ पर जो तुगलक शासक होता है फिरोज शाह तुगलक, वह यहाँ पे आक्रमण करता है और राव दूदा के नेतृत्व में केसरिया होता है। वीर जो राजपूत होते हैं वह केसरिया करते हैं और वीरांगनाएं होती हैं वह जौहर करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय राव दूदा के शासनकाल में दूसरा साका संपन्न होता है। तीसरा जो शाखा होता है वह अर्ध शाखा कहलाता है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा कि शाखे के लिए जो साका, ये जो शब्द है साका, तो इसके लिए जो वीर होते हैं वह केसरिया करते हैं और जो महिलाएं होती है वह जौहर करती, यानी कि अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती। और जो केसरिया का मतलब होता है कि जो वीर पुरुष होते हैं वह तब तक लड़ते रहते हैं अपने राज्य को या अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि जान चली नहीं जाए। तो इस तरह से पुरुषों द्वारा जो केसरिया किया जाता है और महिलाओं द्वारा जौहर किया जाता है। तो इन दोनों को सामूहिक रूप से साका कहते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा साका होता है वहाँ पर जो वीर, ये जो उस समय यहाँ पे कंधार का जो शासक होता है अमीर अली, ठीक है, तो वह उसके राज्य पर आक्रमण हो जाता है और वह जैसलमेर आता है और लूणकरण से पनाह मांगता है। तो लूणकरण उस पर दया करके आमिर अली को पनाह दे देता है, लेकिन फिर आमिर अली क्या करता है कि उसको धोखा देता है और अचानक विश्वासघात करके लूणकरण के राज्य पर आक्रमण करता है। और चारों तरफ से घिरा देखकर जो राजपूत शासक होते हैं लूणकरण के नेतृत्व में जौहर करते हैं। और जब महिलाओं को पता चलता है कि यार चलो अब युद्ध होने वाला है और हमारे जो पुरुष हैं वह केसरिया कर रहे हैं, तो हमें जौहर करना चाहिए। तो सारी जो लूणकरण की जो रानियाँ होती है और जो सम्रांत जो महिला होती है वह सब जौहर की तैयारियां पूर्ण कर लेती है। लेकिन फिर ये जो आमिर अली होता है वह एक अफवाह फैला देता है कि अफवाह फैला देता है अपने आदमियों की तरफ से कि रानियों को बताया जाता है कि देखो यहाँ पे लूणकरण की विजय हुई और आमिर अली हार गया है। तो फिर जो रानियाँ अपनी जो तैयारी होती है वह पूर्ण कर लेती है, लेकिन वह सोचती है कि चलो हमारी तो जीत हो गई है, तो इसलिए वह जौहर का प्लान होती है वह कैंसिल कर देती है। तो इस तरह से फिर बाद में रानी को पता चलता है कि यहाँ पे तो हमारे जो लूणकरण के नेतृत्व में राजपूत वीरों ने केसरिया किया है। तो इस तरह से आमिर अली की विश्वासघात और गद्दारी के कारण यहाँ की महिलाएं हैं वह जौहर नहीं कर पाती। तो इस तरह से ये जो आमेर का जो तीसरा शाखा होता है वह अर्ध शाखा ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर लूणकरण के नेतृत्व में जो राजपूत वीर पुरुष होते हैं वह केसरिया तो कर लेते हैं, लेकिन जो रानियाँ होती हैं या महिलाएं होती हैं वह जौहर नहीं कर पाती। इस कारण इसे केसरिया अर्ध शाखा कहते हैं। और फिर 1570 में जब नागौर में अकबर का दरबार लगता है तो जैसलमेर का जो शासक होता है हर्राय भाटी वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और भाटी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था जवाहर सिंह। तो ये था जैसलमेर की भाटी वंश, इसकी प्रमुख बातें। प्यारे छात्रों, अगला जो राजवंश है वह है भरतपुर का जाट वंश और इसके प्रमुख प्रतापी शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो जाट जो जाति होती है वह मूलतः कृषक होती है, लेकिन चूँकि औरंगजेब के शासनकाल में ये जो कृषक होते हैं इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाता है और इन पर बहुत ज़्यादा अधिक लगान वसूला जाता है। तो यह अपनी सुरक्षा के लिए जो कृषक जाति होती है वह हथियार भी उठा लेती है। तो लंबे समय तक यह अपनी रक्षा के लिए या अतिरिक्त लगान से बचने के लिए वह युद्ध भी करते हैं और साथ साथ में खेतीबाड़ी भी करते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि 1669 के आसपास जो मथुरा क्षेत्र है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ भाग है ना, तो यहाँ के जो ये पूरा जाट एरिया है, जाटलैंड कहलाता है। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो जाट कृषक रहते हैं, तो यह इनका एक नेता होता है गोकुल, तो गोकुला है ना, उसके नेतृत्व में जाट सारे संगठित होते हैं और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह
कर देते हैं। और फिर औरंगजेब होता है अपनी विशाल सेना के साथ आता है और गोकुला इस विद्रोह को दबा देता है और जो गोकुल होता है या गोकुला को मार देता है। ठीक है, फिर इसके बाद इनका जो जाटों का नया नेतृत्व आता है, नया नेता आता है जिसका नाम होता है राजा राम। और राजा राम भी लगातार अपना संघर्ष जारी रखता है और ये सारे जाट बहुत सारी इन पर मुसीबत आती है, लेकिन फिर भी वह मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं करते और लगातार संघर्ष करते रहते हैं। फिर 1688 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु के बाद उसका जो भतीजा होता है चूड़ामन, वह जाटों का नेतृत्व करता है। और फिर ये जो जाटों का संघर्ष होता है तो चूड़ामन के नेतृत्व में इनको अपेक्षित सफलता मिलती है। तो इस तरह से माना जाता है कि भाई 1695 में चूड़ामन होता है वह वास्तविक जो जाट साम्राज्य है उसकी स्थापना करता है। तो चूड़ामन होता है वह 1695 में शासक बनता है और 1721 तक शासन करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भारतीय जो राज करने की या राजवंश की परंपरा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। उत्तर भारत में जाटों के नेतृत्व में और दक्षिण भारत में या वर्तमान में जो महाराष्ट्र है वहाँ पर मराठों के नेतृत्व में अद्भुत क्रांति होती है। तो अब यहाँ पर पहले जो क्षत्रिय होते हैं वही शासक बनते थे, लेकिन यहाँ पर जो शासक कृषक वर्ग है वह लोग भी शासक बने। तो उत्तर भारत में जैसे जाटों के नेतृत्व में जाट लोग जो जिनका मूल पेशा था खेती करना, वह अब शासक हैं। और दक्षिण भारत में मराठों के नेतृत्व में तो मराठा भी मूलतः शासक और पशुपालक जाति होती है और वह भी शिवाजी के नेतृत्व में शासक बनती है। तो इस तरह से एक सामाजिक क्रांति होती है और नए जो वंश है या नए लोग हैं उनको शासन करने का भारत में मौका मिलता है। इस तरह से चूड़ामन द्वारा एक स्वतंत्र जाट शासन की स्थापना की जाती है, जो वर्तमान में राजस्थान में भरतपुर है, वहाँ पर उनकी राजधानी होती है। और जो कि 1707 के बाद औरंगजेब कमज़ोर हो जाता है और उसका राज्य 3 बड़े राज्य, एक तो अवध होता है, एक बंगाल होता है और एक हैदराबाद दक्कन का एरिया ना, तो इस तरह से 3 राज्यों में बढ़ जाता है। तो इस वैसे ही वो मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता है और इस कमजोरी का लाभ उठाकर जो चूड़ामन होता है वह वर्तमान में जो मथुरा है और आगरा जो उस समय मुगल शासन के बहुत बड़े केंद्र थे, तो उन पर वह अधिकार कर लेता है और मुगलों की शक्ति को लगातार कमज़ोर करने का काम करता है। मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बदन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा। तो जो मुगल सम्राट होता है वह क्या करता है कि भाई कछवाहा जो शासन होता है, आमेर का जो शासन होता है बिशन सिंह, उसको जो जाटों का दमन करने के लिए भेजता है। लेकिन जाट इतने शक्तिशाली होते हैं और उनको पता होता है कि बड़ी मुश्किल से हमने साम्राज्य की स्थापना की है और हमने हज़ारों साल से गुलामी को से मुक्त हुए हैं, जो दमन है उससे मुक्त हुए हैं। तो पूरी शक्ति के साथ वह बिशन सिंह का मुकाबला करते हैं और इस अभियान में वह बिशन सिंह फेल होता है और जाटों को सफलता मिलती है और वह अपना राज्य कायम रख पाते हैं। और ये चूड़ामन होता है वह अब लगातार जीत के साथ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है और थूम नामक स्थान पर वह अपना पहला किला बनाता है और इस तरह से विधिवत राज्य बनाकर शासन करने लगता है। जाटों का अगला शासक है जिसका नाम है बदन सिंह। तो बदन सिंह 1723 में शासक बनते हैं और 1756 तक शासन करते हैं। तो चूड़ामन के बाद बदन सिंह को मौका मिलता है जाटों का नेतृत्व करने का और बदन सिंह के शासनकाल तक आते आते जो जाट साम्राज्य है वह स्थापित हो जाता है और कई राज्य इनको मान्यता दे देते हैं। तो जो आमेर के शासक होते हैं जयसिंह, उन्होंने भी इसको मान्यता दी, सवाई जयसिंह इन्होंने भी इसको मान्यता दी और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्राप्त की और कई सारी जागीरें भी प्रदान की उन्होंने। और बदन सिंह ने अपने जीवन काल में डिग को अपना निवास बनाया और वहाँ पर कई प्रकार के महलों का निर्माण करवाया। और प्यारे विद्यार्थियों, आज भी जो डिग के जल महल हैं आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सारे बगीचे भी बनवाए। तो बदन सिंह ने डिग के अतिरिक्त कुम्हेर है, भरतपुर व वेर में भी कई दुर्गों का निर्माण कराया ताकि जो जाट नया साम्राज्य है वह और शक्तिशाली बने और सुरक्षित हो। तो बदन सिंह के शासनकाल में क्या होता है कि भाई जाट साम्राज्य वह स्थापित हो जाता है और फिर वह अपने राज्य को शांतिप्रिय ढंग से अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाता है। और बदन सिंह के नेतृत्व में जो आमेर के जो कछवाहा शासक हैं और जाटों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध हो जाते हैं। और 1756 में इस तरह से जो बदन सिंह होता है उसकी मृत्यु हो जाती है डिग में। अगला जो जाट शासक है उसका नाम होता है सूरजमल, जो 1756 में शासक बनते हैं और 1763 तक शासन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जाटों के सबसे प्रसिद्ध शासक है। इन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। जाटों का अफलातून यानी जो प्लेटो होता है
है ना, एक दार्शनिक है, यूनानी दार्शनिक प्लेटो। तो अरबी लोग इन्हें प्लेटो को अफलातून कहते हैं, ठीक है। तो एक महान व्यक्ति होता है प्लेटो। तो इस तरह से चूंकि जाटों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, नई शिक्षा का संचार करता है, इसलिए महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है। और जो बदन सिंह होता है उसके शासनकाल में इनकी जो राजधानी होती है वह डीग होती है, परंतु महाराजा सूरजमल होते हैं वह भरतपुर में नवीनगढ़ का किले का निर्माण करवाते हैं और अपनी राजधानी डीग के स्थान पर भरतपुर को बनाते हैं। और चूँकि इनके शासनकाल में भी राज्य बहुत अच्छा होता है, तो वह अपने पड़ोसी राज्य विशेषकर जो जयपुर है उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। तो प्यारे छात्रों, सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता है और हमारे जो महाराजा सूरजमल है जाट नेता, वह ईश्वरी सिंह का पक्ष लेते हैं। और 1760 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लगभग 1760-61 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य एक विश्व प्रसिद्ध युद्ध होता है। और उस युद्ध में महाराजा सूरजमल होते हैं वह मराठों की सहायता के लिए जाते हैं, लेकिन जो मराठा सेनानायक होता है सदाशिव राव भाऊ, तो वह जाट राजा सूरजमल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उनको अपमानित करता है। तो इस अपमान से वह महाराजा सूरजमल खिन्न हो जाते हैं और भरतपुर लौट आते हैं। युद्ध क्षेत्र में मराठों का साथ वह नहीं देते हैं। परंतु फिर भी जब पानीपत के युद्ध में ये जो मराठा लोग हार जाते हैं, तो हार कर वो वहाँ से भागते हैं। तो भागते हुए मराठाओं को महाराजा सूरजमल अपने यहाँ शरण देते हैं, हाँ ना, उनकी रक्षा करते हैं। और फिर 1763 में इनके जो रुहेल खंड होता है, रुहेल, तो रुहेलों के जो नेता होते हैं नजीब खान, उनसे इनका युद्ध हो जाता है और 1763 में रुहेलों के युद्ध में वह इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जो महाराजा सूरजमल है उनका अंत 1763 में हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे जाट वंश और उनके प्रमुख शासक। अब हम पढ़ेंगे करौली के यादव वंश के बारे में। तो वर्तमान में जो करौली है वहाँ पर जो करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा सन 1040 में की जाती है। और ये जो करौली के शासक हैं वह स्वयं को मथुरा में जो प्राचीन समय में शूरसेन जनपद था, तो उसके जो शासक थे उनकी शाखा से अपना संबंध बताते हैं। और ये लोग भी जो कि यादव वंश होते हैं इसलिए श्री कृष्ण के भक्त होते हैं और अपने आप को कृष्ण वंशज मानते हैं। तो प्रारंभ में जो इनका राज्य होता है वो वर्तमान में जो भरतपुर में बयाना नामक स्थान होता है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में इनका अधिकार होता है और वहाँ पर वह शासन करते हैं और बयाना इनकी राजधानी होती है। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि जो इनका जो करौली की यादव वंश का प्रमुख राजा होता है धर्मपाल, तो धर्मपाल अपने शासनकाल में 1650 में करौली को अपनी राजधानी बनाता है। तो करौली का प्राचीन नाम होता है कल्याणपुर, जिसे जो यादव वंश का करौली के यादव वंश के राजा अर्जुन पाल ने बसाया था और फिर अपभ्रंश होकर इसका नाम कल्याणपुर से करौली हो जाता है और करौली 1650 में धर्मपाल द्वारा राजधानी बनाई जाती है। इसके अलावा जो करौली के यादव वंश के एक प्रमुख शासक होते हैं जिनका नाम होता है गोपाल पाल, तो यह अपने शासनकाल में एक कृष्ण का मंदिर बनाते हैं जो कि आज भी प्रसिद्ध है, जिसका नाम है मदन मोहन मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण करौली के यादव वंश के राजा गोपाल पाल द्वारा किया जाता है। जब राजस्थान में मराठाओं और पिंडारियों का हस्तक्षेप हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर करौली के यादव वंश के जो राजा होते हैं महाराजा हरबख्श पाल, तो हरबख्श पाल क्या करते हैं भाई, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेते हैं और इस तरह से 1817 में जो करौली का जो राज्य है वह अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के कारण कई भारतीय साम्राज्य को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया था। तो इस नीति के फलस्वरूप डलहौजी ने ये जो करौली के राजवंश को भी अंग्रेजी शासन में मिलाने की कोशिश की थी और अपने जो बड़े अधिकारी उनसे सिफारिश कर ली उसने, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी सिफारिश मानी नहीं और इस तरह से जो करौली का जो राज्य है वह अंग्रेजों के अधीन जाने से बच गया। परंतु 1857 में बच गया, लेकिन 1817 में हरबख्श पाल के नेतृत्व में स्वेच्छा से यह राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो वंश है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वह है परमार वंश। तो प्राचीन काल में राजस्थान में या मध्य प्रदेश, गुजरात, इसके आसपास में परमारों का शासन था। तो ये जो शब्द है परमार, तो इसका शाब्दिक अर्थ है शत्रु को मारने वाला।
प्रारंभ में परमारों का शासन जो वर्तमान में आबू है उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। तो प्रतिहारों की शक्ति के कम होने के उपरांत, है ना, तो गुर्जर, जैसे राजस्थान में आपको पता ही होगा, गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, तो गुर्जर प्रतिहार शक्तिविहीन हो गए। तो उनकी जो गुर्जर प्रतिहार के शक्तिहीन होने के कारण परमारों को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिला था। तो आबू, राजस्थान में जो आबू पर्वत है, तो वहाँ पर लंबे समय तक परमार वंश के राजाओं का शासन रहा था। तो आबू के जो परमार वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है धूमराज। तो धूमराज नामक व्यक्ति ने आबू के परमार वंश की स्थापना की थी। और ये जो आबू के परमार वंश है उनका संघर्ष लगातार गुजरात के शासकों से लंबे समय तक चलता रहता था। गुजरात के शासक जो मूलराज सोलंकी, है ना, एक बार तो क्या होता है कि ये जो मूलराज सोलंकी होता है वह आबू के परमार शासकों को परास्त कर देता है। और फिर जो आबू के शासक होते हैं धरणीधर, उनको राष्ट्रकूट शासक धवल की शरण भी लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ समय बाद धरणीधर क्या करते हैं कि भाई अपने पराक्रम से आबू को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और गुजरात के शासक हैं मूलराज, उसको आबू से भागना पड़ता है। इसके अलावा जो परमार वंश के प्रमुख शासक हैं इनका नाम है विक्रमदेव। तो विक्रमदेव का प्रपौत्र था जिसका नाम था धारावर्ष। तो धारावर्ष का शासनकाल रहता है 1163 से 1219 तक। तो ये धारावर्ष होता है वह परमारों के शक्तिशाली शासकों में से एक था। और जब यहाँ पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है तो गुजरात की सेना की तरफ से लड़ते हुए सेना का नेतृत्व भी ये जो धारावर्ष है वह करता है। तो लंबे समय तक जो परमार वंश होता है वह सोलंकियों के अधीन रहता है, लेकिन धारावंश अपने पराक्रम से सोलंकियों की अधीनता से मुक्त हो जाता है। और इनके पड़ोस में जो नाडोल के जो चौहान होते हैं तो उनके से भी लंबे समय तक उनके संबंध अच्छे रहते हैं। परमार शासक होता है सोम सिंह। तो उसके शासनकाल में एक व्यापारी होते हैं तेजपाल। तो तेजपाल ने जो आबू के देलवाड़ा नामक स्थान है वहाँ पर लूण वसही नामक स्थान होता है, वहाँ पर नेमिनाथ का मंदिर बनाया जाता है। और 1311 में क्या होता है कि जो नाडोल के चौहान होते हैं उनका शासक होता है राव लुम्बा। तो लुम्बा क्या करता है भाई परमार की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है और ये परमार शासकों को वहाँ से भगा देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे राजस्थान के कुछ प्रमुख राजवंश। अगले टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।